नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो शहर और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में शराब महंगी हो गई है। शराब पर फिर से सरचार्ज लगा दिया गया है। 1.5 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का सरचार्ज वसूला जाएगा। वित्त विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। भारत निर्मित विदेशी शराब, बियर, राजस्थान निर्मित शराब, देशी शराब के साथ ही BIO पर भी सरचार्ज लगाया गया है। शराब की प्रत्येक बोतल और मात्रा के हिसाब से अलग अलग सरचार्ज वसूला जाएगा। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं को कम करने के उद्देश्य से सरचार्ज लगाया गया। सूखा, बाढ़, महामारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां, आग और ऐसी ही आपदाओं को देखते हुए ये राशि वसूली जाएगी ताकि इन सब वक्त पर, संवेदनशील वक्त पर ये काम आ सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम फोन लाइन पर मौजूद है। प्रेम, एक बहुत बड़ा डिसीजन इसे कहेंगे, फिर से सरचार्ज बढ़ा दिया गया। जी बिल्कुल नुपुर, आपने सही कहा। ये गहलोत सरकार का एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में वित्तीय संकट से जूझ रही गहलोत सरकार ने एक बार फिर शराब पर सरचार्ज लगाने का ये अहम फैसला लिया है। इससे पहले गहलोत सरकार ने 30 अप्रैल को शराब पर 10% सरचार्ज लगाया था। इसके बाद राजस्थान में निर्मित जो शराब है उसको भी सरचार्ज के दायरे में ले लिया गया था। अब तीसरी बार सरकार ने प्रति मात्रा और बोतल के हिसाब से शराब पर सरचार्ज लगाने का ये अहम फैसला लिया है। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार के इस कदम से राज्य की जो माली हालत है उसकी सेहत में सुधार प्रेम, हो इस सकता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी सरचार्ज किस तरीके से वसूला जाएगा, जो कुछ अपडेट्स होंगे आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें कि दौसा और जयपुर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 912 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने 3 तस्करों को भी यहां पर पकड़ा है। उदयपुर चूरू के रहने वाले थे तीनों आरोपी। पार्सल कैंटर में गांजा रखा हुआ था जिसे पुलिस ने बरामद किया। कंटेनर है ये। इसमें जो बॉडी और जो ऊपर का बॉक्स होता है उसके बीच में स्लैब बनाकर और चेन पुली की सहायता से इसको ऊपर उठा करके और उस स्लैब में जो एक बॉक्स नुमा है उसमें ये पूरे कट्टे भरे हुए थे। ये एक नया तरह का पैटर्न है जो अगर कहीं नाकाबंदी में गाड़ी चेक की जाए तो गाड़ी खोल के देखने पर पूरी खाली नज़र आएगी, लेकिन इसकी विशेष जानकारी होने पर ही इसका पता लगाया जा सकता है। तो एक बड़ा अपडेट सीकर से मिल रहा है। यहाँ पर डबल मर्डर से सनसनी मच गई। बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति की यहाँ पर हत्या कर दी। घर में सो रहा था बुजुर्ग दंपति, धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दाता रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ की ये पूरी वारदात है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी है अब पुलिस। तो सीकर में डबल मर्डर केस से सनसनी फैली। बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। तो ये आपको बता दें, घर में सो रहे थे उसी वक्त कुछ बदमाश घर में घुसे और धारदार हथियार से दंपति को मौत के घाट उतार दिया। तो सीकर में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया। धोद थाने के भैरूपुरा गांव की ये वारदात है। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है और तफ्तीश कर रही है क्या कुछ वजह रही। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीकर से एक पत्नी ने अपने पति की हत्या की। तो चलिए अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी दिखाएंगे। कहां पर वायरस बढ़ा है और कहां मिली राहत, बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं कैसा है आज का हाल। कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। 2 नए मरीजों में एक GBH अमेरिकन हॉस्पिटल का डॉक्टर शामिल है, तो वहीं एक प्रवासी जो कि गोगुंदा के नांदेशमा का रहने वाला है, उसमें संक्रमण पाया गया और उसके बाद में चिकित्सा विभाग ने हरकत में आकर सभी को हॉस्पिटल में भर्ती किया और इलाज शुरू किया है। इसके साथ ही उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर
564 हो चुकी है, तो वहीं यहाँ पर रिकवरी रेशियो बहुत अच्छा है। उदयपुर में 339 मरीज अब तक डिस्चार्ज हो चुके थे, तो वहीं 424 मरीज ठीक हो चुके हैं। आज भी डिस्चार्ज होने का सिलसिला जारी है, जिसका आधिकारिक आंकड़ा कुछ देर में सामने आ पाएगा। तो वहीं 139 एक्टिव केस अभी भी बचे हुए हैं। उदयपुर में प्रवासियों के संक्रमित सामने आने की संख्या बहुत ज़्यादा है। उदयपुर में अब तक कुल 114 प्रवासी संक्रमित सामने आ चुके हैं और प्रवासियों पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि जिन प्रवासियों में कोरोना के लक्षण हो उनके त्वरित प्रभाव से सैंपलिंग कराई जा सके, ताकि वो डायग्नोस हो सके और उनको इलाज मिल सके। इसके अलावा अगर हम उदयपुर की अपडेट की बात करें तो आज उदयपुर के सराड़ा थाना इलाके के केजड़ तालाब के पास बड़ी घटना घटित हुई, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। केजड़ तालाब में मछली का जाल बिछाने को लेकर शुरू हुआ यह मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया और जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर चाकूबाजी की गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा अन्य गंभीर घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद में मौके पर काफी तनाव पैदा हो गया और बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। उसके बाद में जिला प्रशासन पुलिस ने एहतियात बरतते हुए भारी पुलिस जाब्ता सराड़ा थाना इलाके में केजड़ गांव के समीप तैनात किया है और वहीं आसपास के सभी थाने के थाना अधिकारी और पुलिस के जवानों को मौके पर बुला लिया गया है, ताकि मामले को शांत करते हुए इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। यही नहीं, सराड़ा थाना इलाके में सराड़ा में कुल 24 घंटे के लिए जिला संभागीय आयुक्त विकास एस बाले ने इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी है, ताकि शांति व्यवस्थाएं बनी रह सके। आज निर्जला एकादशी भी है, ऐसे में आज मंदिर भले ही बंद रहे, लेकिन लोगों ने अपने घरों में ही धार्मिक अनुष्ठान किए और मंदिरों के बाहर ही भगवान के दर्शन कर लोगों ने दान पुण्य किया। डालने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, वहां पर पहले से ही महिलाएं बैठी हुई थी। हर वर्ष लोग भगवान के दर्शन करने के बाद में दान पुण्य आज के दिन करते हैं, तो आज भगवान के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन लोगों ने मंदिर के बाहर पहुंचकर ही भगवान को याद किया और उसके बाद में मंदिर के बाहर बैठी महिलाओं से चारा खरीदकर वहां पर मौजूद गायों को खिलाकर दान पुण्य किया। अजमेर की बात करें तो आज राहत भरा दिन इसलिए भी रहा क्योंकि आज कोई भी नया पॉजिटिव केस अजमेर में निकल के सामने नहीं आया। लिहाजा आज जो संक्रमित मरीजों की टैली है वो 349 पर है, जिनमें से 292 अब तक इलाज पाकर ठीक हो गए हैं और क्वारंटाइन सेंटर में अपना 14 डेज का पीरियड जो है वो निकाल रहे हैं। इसके अलावा 177 ऐसे मरीज हैं जो इलाज पाकर अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो कुल एक्टिव केस जो है वो अजमेर में उनकी संख्या 50 है। इसके अलावा अगर बड़ी खबरों की हम बात करेंगे तो लगभग पिछले 70 दिनों से रोडवेज के थमे पहिए अजमेर में अब वापस से सड़कों पर दौड़ना शुरू होंगे। मुख्यालय को अजमेर और अजमेरू डिपो की ओर से करीब आधा दर्जन रूटों पर बसें चलाने का प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है, जिसके बाद जल्द ही इनकी अनुमति मिलने की उम्मीद है और उसके बाद अजमेर सहित कई जिलों के लिए जो है अजमेर से रोडवेज की बसें जो है वो चलना शुरू होंगी और आवागमन जो है वो और ज़्यादा सुलभ हो सकेगा। इसके अलावा अगर प्रमुख खबरों की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो लंबित परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, जिनका टाइम टेबल जारी हो चुका है और 18 जून से ये परीक्षाएं शुरू होनी है। किस रूप में ये शुरू होनी है, कोरोना संकट को देखते हुए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी गाइडलाइंस का पालन किया जाना जरूरी है, इसको लेकर आज बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जालोरी की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की 2 दिवसीय मैराथन बैठक का दौर शुरू हो गया है। आज करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों के शिक्षा अधिकारियों के साथ बोर्ड चेयरमैन लगातार संवाद कर रहे हैं और तमाम उन परिस्थितियों को, उन हालातों की समीक्षा कर रहे हैं जो इस कोरोना के बाद के बदलते दौर में परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। किस तरह से नए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना है, क्या सामुदायिक भवनों को परीक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है, कॉलेज बिल्डिंग को लेना है, इन तमाम चीज़ों पर जो भी अतिरिक्त खर्च वहन होगा वो तमाम खर्चा जो है वो बोर्ड अपने स्तर पर वहन करेगा। इन बातों को लेकर अगले 2 दिन तक प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो बैठक करेंगे, संवाद करेंगे और उसके बाद एक लबोलुबाब निचोड़ जो है वो निकल पाएगा कि 18 जून से जो बोर्ड की परीक्षाएं वापस से शुरू होनी है वो किस रूप में और किस तरीके से आयोजित होंगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर आरपीएससी से निकल के आ रही है। आरएस 2018 मेंस परीक्षा को लेकर ये खबर है, जिसके परिणाम का लंबा इंतजार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर आज आरपीएससी की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में एक विशेष प्रार्थना पत्र दायर किया गया है और कोर्ट से अनुमति मांगी गई है कि मुख्य परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया जाए। 2 दिसंबर 2018 में जब आरएस प्री का रिजल्ट जारी हुआ था 2018 का, उसमें ओबीसी की कट ऑफ सामान्य वर्ग से ज़्यादा निकल के आई थी, जिसको लेकर एक एसएलपी जो है वो दायर की गई थी, जो मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसी सूरत हाल में आरपीएससी की ओर से विशेष प्रार्थना पत्र दायर करके ये अनुमति मांगी गई है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी कर दिया जाए, जिससे जो 18,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है
उन्हें राहत मिल सके। इसके अलावा जो खनन सचिव हैं कुंजीलाल मीणा, वो आज अजमेर के दौरे पर रहे और खरवा गांव में पहुंचकर उन्होंने शक्ति सागर तालाब का निरीक्षण किया है, शक्ति सागर झील का निरीक्षण किया है। जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिछले दिनों निर्देश दिया था कि इस झील का संरक्षण करने के साथ ही इसमें पानी की आवक को सुनिश्चित किया जा सके। तो खनन सचिव कुंजीलाल मीणा ने आज कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा के साथ तमाम जो जिले के आला अफसर हैं उनके साथ खरवा गांव में पहुंचकर इस झील का निरीक्षण किया और किस तरह से इसके संरक्षण के साथ साथ इसमें पानी की आवक हो। खासतौर से अब मानसून का समय नज़दीक आने जा रहा है, ऐसे में जो ये पुरानी झील है जो अब बिल्कुल ही उपेक्षा का शिकार हो गई है, किस तरह से उसको वापस से अपने पुराने वैभव में स्वरूप में लौटाया जा सके, इसको लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। भरतपुर में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। वहीं देखा जाए तो इस रफ्तार के साथ ही कई मरीज सही भी हो रहे हैं और उन्हें छुट्टी भी दी गई है, जिसके चलते प्रशासन राहत की सांस लिए हुए है। वहीं बाज़ारों की बात करें तो बाज़ारों में भी संक्रमण का डर अब लोगों में देखने को मिल रहा है। अब बाज़ारों में वही लोग निकल रहे हैं जिन्हें कोई ज़रूरी सामान ख़रीदना है, तभी वे घरों से बाहर निकल रहे हैं और सामान ख़रीदने के बाद बाज़ारों से सीधे घर पहुंच रहे हैं। वहीं समय की बात करें तो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का बाज़ारों का खुलने का समय होने के बाद यहाँ बाज़ार पूरी तरह से बंद हो रहे हैं। और छोटे कस्बों की बात करें तो कस्बों में भी अब लोग संक्रमण से बह खा रहे हैं और ज़रूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन ने सतर्कता इतनी बरती हुई है कि एक भी संक्रमित मिलने के बाद उस एरिया में कर्फ्यू लगा देते हैं, जिसके चलते लोग संक्रमण के डर से और कर्फ्यू के डर से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वहीं ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनें अब चलने लगी हैं। आज बयाना रेलवे स्टेशन पर निजामुद्दीन का ठहराव हुआ, जहां 162 यात्रियों ने यात्रा की और दिल्ली के लिए टिकटें कटवाईं। वहीं इस दौरान वहां पर मेडिकल टीम भी मुस्तैद रही। जो यात्री थे उनकी मेडिकल जांच कराने के बाद ही उन्हें ट्रेन में बैठने की अनुमति दी गई। और बात करें पुलिस की तो पुलिस भी अब पूरी तरह से मुस्तैद है और सुबह 8 बजे बाज़ार खुलने के दौरान वह सड़कों पर आ जाती है और 1 बजे तक सड़कों पर रहकर यही नसीहत देती है सबको कि ज़रूरी काम हो जब भी घरों से बाहर निकलें, वरना घरों पर ही रहें। अब लोग भी इस बात को समझने लगे हैं कि संक्रमण से दूरी ही बचाव है, इसके अलावा कोई और तरीका उन्हें नहीं दिख रहा है। बसों की बात करें तो बसों के लिए लोहागढ़ डिपो ने एक रूट मैप तैयार करवाया है, जहां मांग होगी वहीं बसों को चलाया जाएगा, चाहे वो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हों, चाहे धौलपुर से, चाहे सवाई माधोपुर से, चाहे जयपुर से। अगर रोडों पे यात्री दिखते हैं तभी ही बसों को चलाया जाएगा और इस दौरान मेडिकल टीम की अनुमति के बाद ही यात्रियों को बसों में बैठने की अनुमति दी जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर और एसपी ने मुस्तैदी से पूरे इलाके में लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि संक्रमण से बचें और संक्रमण से बचना ही इस महामारी से एक इलाज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोरोना अपडेट की अगर बात कर लें तो आज का दिन बीकानेर के लिए राहत देने वाला नहीं कहा जा सकता है। आज 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले बीकानेर में सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब जो चिंता की जो लकीरें हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आज 2 जो पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वो नोखा के हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट हो चुका है। तो वहीं पर अब जिस जगह से जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वहाँ पर सैंपलिंग का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं वो नोखा पहुँच चुके हैं और अब सैंपलिंग लगातार ली जा रही है। अगर वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो बीकानेर के अंदर अब कुल जो पॉजिटिव मामले हैं वो 108 हो चुके हैं। तो वहीं पर 43 जो लोग हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, तो 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जो चिंता की जो लकीरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार अलर्ट मोड में भी नजर आ रहा है। वहीं आज टिड्डियों का जो टेरर है वो भी देखने को मिला। लगातार शहरी इलाकों के साथ में अब ग्रामीण इलाकों के अंदर भी टिड्डियों का जो टेरर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। टिड्डियों के आतंक के कारण अब किसानों की जो चिंता की लकीरें हैं वो बढ़ती जा रही है। किसान अपनी फसलों को लेकर चिंता कर रहा है, तो वहीं पर इन बड़ी संख्या में पहुंची देशनोक के अंदर टिड्डियों को भगाने के जो प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं। किसान अपने स्तर पर ही
पीपे और आग जलाकर थालियां बजाकर इन टिड्डियों का मुकाबला कर रहा है। तो वहीं पर आज शहरी इलाके गंगा शहर में भी टिड्डियों का बड़ा दल देखने को मिला। लोगों ने और किसानों ने कई बार प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन अभी तक कोई भी जो राहत है वो प्रशासन की ओर से नहीं मिल पाई है। वहीं बीजेपी की ओर से आज संकल्प मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, पूर्व शहर अध्यक्ष सत्यप्रकाश आचार्य सहित कई जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे। 8 मोर्चों के 2 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस बैठक के अंदर हिस्सा लिया। इस बैठक के अंदर भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और इसके साथ ही जन जन तक किस तरह से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जो संदेश है वो दिया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। बीजेपी की ओर से 1 जून से 7 जून के बीच में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही लोगों तक सैनिटाइज और मास्क कैसे पहुंचाए, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं बीकानेर में रोडवेज बसों का संचालन कल से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आज रोडवेज प्रशासन की ओर से डिपो के अंदर बसों को सैनिटाइज किया गया और इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण ना फैले और किस तरीके से लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ में उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। ये देखिए, मैं कोटा से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से आई खुशखबरी की खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। MT2 जो टाइग्रेस है उसने 2 शावकों को जन्म दिया है। इसकी वन विभाग ने आज पुष्टि कर दी है और सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी प्रदेशवासियों को दी है और वन विभाग को बधाई दी है। अब मुकुंदरा में टाइगर की संख्या 6 हो गई है। इससे टाइगर का कुनबा बढ़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। UDH मंत्री शांति धारीवाल ने भी खुशी जाहिर करते हुए पर्यटन के क्षेत्र में इसको बड़ा कदम बताया है, क्योंकि मुकुंदरा में अब पर्यटकों का जमावड़ा लगेगा, जैसे जैसे टाइगर्स की संख्या बढ़ेगी। तो इन सब के बीच, क्योंकि अब जिंदगी रफ्तार पर लौट रही है, बाजार कोटा में गुलजार होने लगे हैं, रौनक बाजार में बढ़ने लगी है, तो रोडवेज प्रशासन ने भी अब बसें चलाने का निर्णय लिया है और आज कोटा रोडवेज प्रशासन ने रोडवेज के CMD को 9 बसें संचालित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। देर शाम तक उस पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उसके बाद कल से कोटा में 9 बसें जो है रोडवेज की वो चलाई जा सकेंगी। तो कोटा के बालिता इलाके के एक मकान मालिक ने नज़ीर पेश की है। रामदयाल नाम के इस मकान मालिक ने अपने 12 दुकानदारों का किराया लॉकडाउन में आए आर्थिक संकट के चलते माफ़ कर दिया है। करीब 2 लाख रुपए का किराया माफ़ किए जाने के बाद दुकानदारों में खुशी की लहर है। तो वहीं कोरोना पॉजिटिव रोगियों की बात करें तो कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आज फिर 10 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। इसमें से जो टीचर्स कॉलोनी इलाका है, यानी अब नए कोटा की ओर कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव रोगी अब नए कोटा क्षेत्र से भी सामने आ रहे हैं और संख्या कोटा में कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो 487 हो गई है। अब तक 17 मौतें कोरोना से कोटा में हो चुकी है। तो वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से आज फिर एक स्वस्थ हुए रोगी को डिस्चार्ज किया गया है। तो अब तक करीब 380 ऐसे कोरोना पॉजिटिव रोगी हैं जो अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद घर जा चुके हैं। तो लगातार टिड्डी अटैक भी हाड़ौती में जारी है, क्योंकि लगातार अब ग्रामीण इलाकों में टिड्डी का अटैक हो रहा है। ऐसे में रामगंज मंडी के जुलमी क्षेत्र में कृषि विभाग की टीमें मुस्तैदी से जुटी हुई है और देर शाम को जो है टिड्डियों को मारने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इन सब के बीच जिला कलेक्टर ने भी आज बैठक लेकर गेहूं की खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाओं के बारे में समीक्षा की। तो वहीं जो चिन्हित लोग किए गए हैं गेहूं जिनको मिलना है सरकार की ओर से, उनको चिन्हित लोगों की सूची जल्द तैयार कर उनको गेहूं वितरण करने के भी VC के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आज कोटा पहुंचेंगे और कल से वो कोटा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनसुनवाई करेंगे। सामाजिक संगठनों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और तमाम लोगों की समस्याओं पर सुनेंगे और विशेष निर्देश दिए जाएंगे। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज देहात भाजपा की ओर से बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। जिन किसानों का लॉकडाउन के दौरान बिल जमा नहीं होने से कनेक्शन काटे गए हैं, उनके कनेक्शन वापस जोड़ने की मांग की गई। वहीं आरोप लगाया कि CM गहलोत द्वारा बिजली के बिल फिलहाल जमा नहीं करने वाले किसानों के कनेक्शन नहीं काटे जाने के आदेश की विद्युत विभाग अवहेलना कर रहा है और लगातार 200 से ज़्यादा किसानों के बिजली के कनेक्शन बिल जमा नहीं होने पर काट दिए गए हैं। ऐसे में देहात भाजपा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जी बिल्कुल, जोधपुर में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। शहर में CMHO की रिपोर्ट के अनुसार आज 17 नए मामले सामने आए हैं। इस लिहाज से जोधपुर शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1591 पहुंच चुका है और ऐसे में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वो कहीं न कहीं प्रशासन की चिंता की बात है। लेकिन साथ ही रूप से देखें तो जोधपुर शहर में कोरोना टेस्ट में रिकॉर्ड बना है। 70,000 से अधिक टेस्ट यहाँ पर हो चुके हैं और खास बात ये भी है
कि लगातार जिस अंदाज में जिस रफ्तार से टेस्ट हो रहे हैं उसी अनुपात में जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत बढ़ चुकी है। जोधपुर शहर में 1144 जो मरीज हैं वो रिकवरी रेट हो चुके हैं, वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो ये भी एक राहत भरी खबर कही जा सकती है। लेकिन चूंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रोजाना करीब 40 से 50 मरीज सामने आ रहे हैं, तो वो एक चिंता की बात। और सबसे चिंता की बात ये भी है कि शहर का प्रताप नगर जो नया बड़ा हॉटस्पॉट बना है वहाँ से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। आज जो रिपोर्ट जारी हुई उसके अनुसार बासनी जो के कॉलोनी है वहाँ पे 4 मामले सामने आए, जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उस लिहाज से उनको भी अस्पताल भर्ती करा दिया गया है, एम्स में उनका इलाज चल रहा है। बहरहाल लगातार शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनलॉक 1 शुरू हुआ है उसके लिहाज से व्यापारियों ने पुलिस के साथ वार्ता की है। करीब 1.5 घंटे मीटिंग चली है और बाजार किस तरह से वापस गुलजार हो सके उसको लेकर रणनीति बनी है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही छूट दी जा सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।